हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूँ हिस्ट्री का। तो हर वीडियो आते जा रही है। आप लोग देख रहे हैं, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा, उस वीडियो को पूरी देखें जो भी मैंने अपलोड किया है। बाकी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, गेस क्वेश्चन है, बट चैप्टर 8 चैप्टर है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आपको कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का जो सवाल है ना, उसको हर एक नज़रिए से पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि हर एक सवाल का कुछ पॉइंट जहन में रहेगा, तो आप एग्जाम में आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, छोड़ने का नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई गेस दिया और वैसी पढ़ रहे हैं, आप उतने पे अटके हुए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गेस पढ़िए, लेकिन उतने पे अटके रहिएगा तो फिर दिक्कत है ना। हो सकता है गेस के मतलब अनुमान, हो सके नहीं आए वो तो आ जाए तो अच्छी बात है। तो इससे अच्छा कि हमको हर चीज़ हर तरफ से देखना पड़ेगा, हर सवाल को देखना पड़ेगा, ताकि कुछ बातें जहन में रहे, एग्जाम में आए तो छाप दे, है ना। छूटना नहीं चाहिए। तो कैसे नहीं छूटेगा? जब तक नॉलेज रहेगा तब तो लिख पाएंगे, कुछ बातें जानेंगे, कुछ भंडार रहेगा शब्द का दिमाग में, तब तो आप लिख पाएंगे ना। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे सवाल तो बनता है, और प्लस एक टाइम लगेगा वीडियो में, कम से कम 1 घंटा वीडियो जा सकता है। तो नीचे मैं कमेंट कर दूंगा आंसर को, जो सवाल देखना है आप आगे बढ़ के देख लेना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखते हैं। सवाल जो इंपॉर्टेंट आपके सामने यहाँ पे ले लिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। पहला सवाल देख ले, राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहला सवाल ये है, राष्ट्रवाद क्या है। तो मैंने वही लिख दिया जो आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ था कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। अभी वर्तमान में जितने सारे लोग हैं आधुनिक विश्व का, तो एक राजनीतिक जागृति का प्रतिफल, मतलब लोग जागरूक अगर है राजनीतिक तौर पर, उसका एक प्रतिफल है। तो क्या बोला गया? यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के दिलों में उत्पन्न होता है। अगर आपको इतना भारी ये वाला लाइन से आता तो आप ऐसे लिखते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश या किसी भी परिवेश में रहने वाले लोगों के दिलों में, उसको लोगों के दिलों में अपने देश से मोहब्बत जब होती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। समझ आया? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी परिवेश या किसी भी देश में रहने वाले लोगों के दिलों में वो अपने देश के लिए मोहब्बत हो, प्रेम हो, है ना, तो उसी को बोलते क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्र का जो वादी हो, राष्ट्र जिससे जो मोहब्बत करने वाला हो, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। अगर भारी लगे तो आप मेरी बात को समझ के वो लिख देना, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। अब देखिए, आप इसको पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टेड है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कैसे आ पाएगा, है ना, बातें कैसे जान पाएंगे। बोलता क्या, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ था, क्योंकि इटली क्या बोला गया, ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था, भूमिका क्या रहा है इटली एकीकरण में, ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या रहा, उसका रोल क्या रहा उसका। देखिए क्या बोलता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ था, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, उसका हस्तक्षेप था, मतलब उस पर अधिकार था। इटली और जर्मनी के जो क्षेत्र था उस पर जो ऑस्ट्रिया का क्या था, आधिपत्य था, हस्तक्षेप था, तथा ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी को बाहर करके ही दोनों का एकीकरण होना था, है ना। तो बिना ऑस्ट्रिया को बाहर किए हुए इटली और जर्मनी का एकीकरण होना इम्पॉसिबल था। तो दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। तब दोनों, देखो इसमें क्या हुआ ना, ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी दोनों पे कब्जा किया हुआ था, हस्तक्षेप था। तो अब ये दोनों, अगर इटली और जर्मनी के दोनों को क्या होना था, एकीकरण होना था। अब एकीकरण होने के लिए दोनों पे वही राजा बैठा हुआ था, क्यों ना दोनों मिल के एकदम उस पर वार कर दे। तो इटली जर्मनी दोनों मिला, दोनों एकजुट हुआ और दोनों मिलकर जो है ऑस्ट्रिया को क्या किया, बाहर किया। उसके लिए विदेशी सहायता भी लिया है। तो ये समझो कि वो भूमिका भी रहा, कि भूमिका ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी एक देश पे नहीं था, बल्कि दोनों देश पे कब्जा हुआ था। अब दोनों देश जब आपस में मिला, इसलिए बोलते हैं ना, जब लोग जुड़ते हैं आपस में तो बड़ा से बड़ा पहाड़ टूट जाता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पता है ना आपको। वही यहाँ पे देखिए है कि इटली जर्मनी आपस में मिला और ऑस्ट्रेलिया को मार के भगा दिया यहाँ से। बोलता है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। क्या उपलब्धियां? देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन ग्रुप युग का अंत एवं मेटरनिक युग का शुरू हुआ था। क्या वियना कांग्रेस, आपको पता है ना, वियना कांग्रेस 1815 में, लग रहा कि बहुत दिन बाद ये डेट पढ़ रहे हैं, 1815 में वियना कांग्रेस, ठीक है ना। तो इसकी उपलब्धियां बताइए, क्या उपलब्धियां थी। देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा क्या हुआ, जब भी वियना कांग्रेस हुआ था तो नेपोलियन युग खत्म हो गया था और मेटरनिक युग शुरू हो गया था। ये तो एक पहला उपलब्धि है। दूसरा क्या, इस व्यवस्था द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब जो नेपोलियन के द्वारा जो पराजित राजवंश था, नेपोलियन के जरिए जो जगह हार गया था, यानी कि नेपोलियन ने जो जीता था, समझ में आया ना, क्योंकि नेपोलियन ने जो जगह को जीत लिया था, यानी कि नेपोलियन के द्वारा
जो पराजित राजवंश था, मतलब जो हारा हुआ था, जो नेपोलियन के द्वारा जो हारा हुआ था, उसको फिर से क्या किया, फिर से स्थापना किया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो, है ना, बुर्बो राजवंश का राज स्थापित हुआ, यानी कि नया राजा बना बुर्बो राजवंश। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी से क्या हुआ, राजगद्दी मिली लुई 18वां को। तो यही हुआ, लुई 18वां को गद्दी मिल गया फ्रांस में। तो यही था उपलब्धि, और क्या। आगे देखिए, मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में जानते हैं जी, बड़ा इंटरेस्टेड है। मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग सेनापति था, और उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए कि मेजनी था कौन। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, एक साहित्यकार था, और गणतांत्रिक विचार मतलब उसके दिल में था कि हमारा देश गणतंत्र हो, है ना, गणतंत्र हो सब। यहाँ जैसे हमारा भारत कैसे गणतंत्र है, उसके जहन में भी वही था कि हमारा देश गणतंत्र हो, सब फ्रीडम से रहे, सबके पास समानता का अधिकार हो। तो गणतांत्रिक विचार उसके दिमाग में चलता था, उसके मतलब पॉजिटिव था, वो समर्थक था। और एक अच्छा सेनापति भी था भाई साहब, अच्छा क्या है ना। और उसमें आदर्श गुण अधिक, व्यवहारिक गुण कम था, मतलब फिजिकल थोड़ा सा क्वालिटी कम था, लेकिन आदर्श सोचने समझने का गुण जो ज़्यादा था। इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो सवाल ही पूछता है कि मेजनी कौन था, तो इतना लिख दीजिएगा तो काफ़ी है ना। अच्छा, लिखने की तो बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा कीजिए, गैरीबाल्डी ने क्या क्या देखी। गैरीबाल्डी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा इटली के एकीकरण में। गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था। अब मेजनी का जो सोच था ना, जो मेजनी सोचता था कि हम लोग अपना देश को गणतंत्र बना दे, गैरीबाल्डी भी वही सोचता था। मतलब मेजनी के सोच पे गैरीबाल्डी को भी समर्थक था कि जो मेजनी करा वो भी हम भी अच्छा करा, वो मतलब हम भी समर्थक हैं। वही बोला गया कि मेजनी के विचारों का समर्थक था, यानी कि मेजनी जैसा सोच विचार रखने वाला था। लेकिन बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। अब क्या हुआ, गणतांत्रिक राज का समर्थक था, लेकिन बाद में कौन कावूर के समर्थन में आया और अब क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र। समझ आ रहा। तो मेजनी चाहता था गणतंत्र बने, गणतंत्र समझते हैं ना, आजाद भारत, आजाद देश। लेकिन यहाँ पे जब कौन कावूर के प्रभाव में आया तो ये क्या बन गया, एक संवैधानिक राजतंत्र की समर्थक बन गया गैरीबाल्डी, कि संविधान रहे लेकिन राजतंत्र चले, राजा का राज चले लेकिन संविधान के अनुसार चले, इस तरह से बन गया। ठीक है ना। 1862 में क्या किया, गैरीबाल्डी ने रोम और आक्रमण किया और योजना बनाई। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारी, उसका जो कर्मचारी था संगठन किया, एक सेना बनाया, है ना, स्वयं सशस्त्र सेना बनाया, अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली और नेपल्स पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। सिसिली और नेपल्स पे हथियार डाल दिया, है ना, आक्रमण कर दिया। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दी। का अब देखो, हाँ गणतंत्र की स्थापना कर दिया, था समर्थक का, लेकिन खैर यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना कर दी। फिर बोला कि वो अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, किसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया। बोला कि यही योगदान था। सवाल क्या था, मेजनी की गैरीबाल्डी की चर्चा करें, कार्यों की चर्चा, मतलब उन्होंने क्या किया। तो पहले बोल सकते गैरीबाल्डी मेजनी के विचार का समर्थक था, बाद में काउंट कावूर के प्रभाव में आया तो क्या हुआ, उसका संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे काम किया 1862 में, डेट लिखिएगा जरूर। इटली के जो है रोम पर आक्रमण, इटली ने रोम पर, गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया, और रोम पर आक्रमण करने के बाद मतलब योजना बनाया, किया नहीं, आक्रमण करने का योजना बनाया। फिर बोला गया कि गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों के साथ एक सशस्त्र सेना बनाया और इटली के नेपल्स, सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, वहाँ पे गणतांत्रिक का स्थापना कर दिया, जो समर्थक था, जो सोच का था, है ना। और फिर अपनी सारी संपत्ति धन जो है दे दिया, देश को समर्पित कर दिया, और एक किसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया। बोला गया कृषि, एक किसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया था, यही उसका योगदान रहा है। देखिए, जब तक इतिहास को ना आप समझिएगा तभी बोलिएगा। सर बोलिए सर इतना कुछ बता दे रहे हैं, सवाल तो कुछ और लिखो। देखिए, जब आप मेरी बातों को सुनोगे ना, समझोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में बातें आएंगी और वो याद रहेगा। सुनने से ही बात याद होता है ना, पढ़ने से, सुनने से। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनिए, इंटरेस्ट लेके सुनिए कि इसमें है क्या क्या है भाई, है ना। आप भी अपने आप को इंटरेस्ट लेकर पढ़िए इसे, तो और अच्छा से याद होगा। देखिए, बोलता कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। आपको पता है बिस्मार्क कितना बड़ा कूटनीतिक था। चलिए आगे बोलते हैं, यहाँ पे दिया होगा, देखते हैं क्या। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने करी, है ना। बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने निभाया भूमिका। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, कौन कावूर, मेजनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे मुख्य भूमिका क्या था, किसका था, बिस्मार्क था। क्या किया उन्होंने, देखो, उसने सुधार एवं कूटनीति का तहत एकीकरण का प्रयास किया। कूटनीति मतलब हम तुम्हारे साथ हैं और फिर इसको धोखा दे उसके साथ हो जाएंगे, इसे बोला कूटनीति की। लेकिन यह अच्छी चीज़ के लिए, है ना, अपने देश के लिए भी इन्होंने किया।
वह पर्सा का चांसलर था। कहाँ का था? पर्सा का चांसलर। बड़ा पावरफुल था भाई पर्सा, बहुत पावरफुल था। यही पर्सा के जो है सेडोवा सेडान सब पे भारी पड़ गया था, है ना। उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। अवलंबन मतलब पालन किया, रक्त और लौह की नीति का। रक्त और लौह, है ना, रक्त और लौह, खून और लोहा, है ना, रक्त और लौह की नीति पालन किया। आगे क्या बोलता है? सबसे पहले उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया, अपना दोस्त बनाया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया को क्या किया? दोस्त बनाया। और डेनमार्क पे अंकुश लगा दिया, मतलब आक्रमण कर दे समझो। देखो क्या कर रहा है, पर्सा है और फ्रांस और डेनमार्क से दोस्ती कर लिया। कौन? बिस्मार्क। और आक्रमण कर दिया डेनमार्क पे। फिर ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्या किया? फ्रांस ने, बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर लिया। अब रे बेटा बिस्मार्क का क्या कर लिया? फ्रांस से मीटिंग कर लिया, फ्रांस को अपने में ले लिया। और जो था वो क्या नाम था? ऑस्ट्रिया, उसको दिया साइड कर, उसके खिलाफ इसको लड़वा दिया। इसको बोला कूटनीतिक, लड़वा दिया। 1866 में लड़ाया और सेडोवा का युद्ध कर दिया। और वही ऑस्ट्रिया सेडोवा के युद्ध में था, उसको हारना पड़ा, अकेला पड़ गया। तो कूटनीति इसको बोलता है। तो ये काम क्यों कर रहा बिस्मार्क? अपने देश के लिए कर रहा, मतलब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा, अपने देश के लिए कर रहा। और ये ऐसा कूटनीति सही है, लेकिन आप लोग अपना जिंदगी में ऐसा मत कीजिएगा, एक दूसरे दोस्त से लड़वाने के लिए ऐसा मत कीजिएगा। ये अपना देश के लिए कर रहा, नहीं करता तो एक आदमी अगर ऐसा ना करे तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता था। चाहता था कि हमारा देश गणतंत्र हो, पूरा एकीकरण हो जाए। तो क्या किया? दोनों मिला, डेनमार्क पे आक्रमण किया। फिर 1866 में क्या किया? सेडोवा का युद्ध कर लिया। कैसे भाई? फ्रांस को अपने पास बुला लिया और ऑस्ट्रिया से दुश्मनी कर लिया। अब ये दोनों मिलके धावा बोल दिया उस पर, गया काम से फ्रांस भी, ये ऑस्ट्रेलिया गया काम से। उसके बाद क्या किया देखिए, उसके बाद इतना बड़ा कूटनीतिक था। 1870 में अब इस सेडान का युद्ध कर लिया। अब फ्रांस बेचारा बच गया अकेला। फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया साथ देगा नहीं, सेडान तो खुद हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया तो खुद हारा हुआ है। अब कौन साथ देगा फ्रांस का? अब इतना मजबूत सेना बना लिया बिस्मार्क, सॉरी हाँ बिस्मार्क ना, इतना मजबूत सेना बना लिया कि भाई साहब अब फ्रांस को भी हारना पड़ा सेडान के युद्ध में। 1870 में सेडान का युद्ध, फ्रांस को ये मुंह की खानी पड़ी और पराजित हो गया। और उसी के बाद एक संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, है ना, संधि हुई। और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्य को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी के एकीकरण कर, मतलब जो फ्रांस ने जो कब्जा कर लिया था जर्मनी के कुछ एरिया को, तो क्या किया? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फिर लास्ट में उसका जो कब्जा क्या था वो मिलाया, है ना। तो देखो कितना बड़ा कूटनीतिक था। समझ में आई बात? तो कहानी की तरह समझो बात को, तभी आप समझ पाओ कि बिस्मार्क था कौन। ऐसा बातें याद रहे तो आराम से लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार क्या लिखा है। ओके, तो मैं भी आके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो भी है, तो यूँ ही नहीं फालतू में बोल रहा हूँ, ताकि आप समझिए और समझ को बातों को लिखें। कितना इंटरेस्टेड बात है यार, है कि नहीं? बिस्मार्क के बारे में जानिए। रूसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। पहला तो निरंकुश शासक ही बड़ा निरंकुश था, है ना, किसानों और मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। तो रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है कि जारशाही था, वहाँ पे अपना मन मर्जी कुछ करता था, है ना, जारशाही शासक था। रूस का जार हमेशा विरोधियों को कठोर दंड देता था। मतलब सरकार के खिलाफ जो बोलता था ना, जैसे सरकार गलत काम कर रही है उसके खिलाफ जो बोलता था तो उसको दंड देता था। और सरकार गलत भी काम कर रही, हाँ ठीक, तो उसको एकदम फूल चढ़ा रहा, माला चढ़ा, मतलब अच्छा समर्थन करता था। तो उल्टा हुआ ना ये काम। तो बोला गया जार के दमनकारी व्यवस्था और अत्याचारी, अभी देखा अत्याचारी इतना बढ़ गया था, इतना दमनकारी, इतना अत्याचारी हो रहा, गरीब के पे, लोगों पे, इन निर्दोष पे इतना काफ़ी जुल्म हो रहा था। लास्ट में क्या हुआ? असंतोष बढ़ गया, जनता ने कर दिया क्रांति, फ्रांस की, रूस की क्रांति। फिर बोला क्या? किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी भाई, किसान मजदूरी की स्थिति दयनीय थी। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मजदूर श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। बहुत स्थिति बहुत दयनीय थी, खेती सहज नहीं हो पाता था, पैसे की तंगी थी तो सहज नहीं हो पाता था। अब क्या हुआ? किसान मजदूर भी ज़बरदस्ती उनसे काम किया जाता था, काम करवाता था, ज़बरदस्ती काम कराता था, पैसा नहीं मिलता था, शोषण करता था। तो लास्ट में क्या होता है? बोलते हैं ना कि जब जंगल का शेर भी एक दिन घेर लेता सारे भेड़िया मिलके, तो जंगल का शेर भी जो है एकदम पस्त हो जाता है, ठीक है ना। तो वही हाल इसका रहा। तो यही देखो, इस सब से हमको सीख मिलना चाहिए। जो इस सब से कौन सीखेगा पता है? जो शासक होते हैं, जो नेता होते हैं, जो शासक होते हैं, इससे सीख मिलना चाहिए। हर किसी को सीख मिलना चाहिए। तो जो अगर गलत काम करता है तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई आज हम हैं और हम जिसके पे ऑर्डर चला रहे हैं, हम अगर वो एक दिन खड़ा हो जाएगा ना तो मेरी वजूद खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये सब देखो हो चुका है, ये सब इतिहास गुजर चुका है, रियलिटी है, कोई फॉल्स नहीं है। अक्टूबर क्रांति का देखो, इसमें भी बड़ा मजा आएगा। 7 अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन के चाहे अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया और करेंसी भाग गया, करेंसी जो था, है ना, भाग गया।
और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन तक को बनाया गया था। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। देखिए हुआ क्या था, 7 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक को एक गठन का नाम था, ग्रुप का नाम था। जैसे बोलते हैं ना ग्रुप का नाम, समझते हैं ना, जैसे बोला था, जैसे आपने पढ़ा ट्राटस्की, सॉरी क्या पढ़ा, लाल कुर्ती लाल सेना, ये क्या एक संगठन था। तो इससे एक ग्रुप था बोल्शेविक ने। इन्होंने कहा, इस ग्रुप ने कहा कि पेट्रोग्राड एक जगह है, वहाँ के स्टेशन पे, सरकारी ऑफिस पे, बैंक पे, स्कूल पे, डाकघर पे, सब पे अपना अधिकार कर लिया। अब जो वहाँ का जो शासक था करेंस्की का क्या, वो भाग गया तो क्या कह दिया, अब अपना सब वहाँ का शासन बागडोर संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया बागडोर बोल्शेविक ने, उस संगठन ने। और बोल्शेविक को चलाने वाला कौन था, लेनिन था, है ना, लेनिन था। इसी क्रांति को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। यही क्रांति हुआ था, यानी कि लेनिन के द्वारा बोल्शेविक संगठन के जरिए जो है, हाँ, वहाँ जो पेट्रोग्राड को कब्जा कर लेना उस एरिया को, उसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। मतलब बोल्शेविकों का क्रांति आ गया। जैसे बोलते हैं ना हरित क्रांति, मतलब हरे चीज का क्रांति, मतलब खेती में क्रांति आ गया। तो बोल्शेविक क्रांति मतलब बोल्शेविक संगठन का क्रांति आ गया, जितना सारा सब पे दम कब्जा कर लिया, पूरा सबको मार के करेंस्की को मार के भगा दिया, है ना, खुद कब्जा कर लिया। तो बोलते हैं क्रांति आ गया। आगे देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग मतलब ही तो होता है कि जो किसान वाला वर्ग हो, समाज का वैसा वर्ग है जिसमें गरीब किसान हो, मजदूर हो, सामान्य मजदूर हो, है ना, एवं श्रमिक आम लोग शामिल हो, उसी को बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। मतलब एक समाज है, उसमें गरीब किसान है, मजदूर है, सामान्य आदमी है ना, कमजोर लोग है, कमजोर तबका के लोग हैं। तो उस टाइप का जो वर्ग है, ग्रुप बना हुआ है, उसको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। क्या जी, मजा आ रहा होगा ना। पूंजीवाद क्या है समझते हैं। देखिए पूंजीवाद आपने पढ़ा है, पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति या निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। पूंजीवाद, है ना, या सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध भी करती है। तो पूंजीवाद मतलब पूंजीपति से संबंधित है ना। तो पूंजीवाद क्या बोला गया कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिकल भी चलता है इसमें और आर्थिक व्यवस्था भी है, जो क्या करता है, किसी निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मानता जाता है। निजी संपत्ति मतलब अपने को संपत्ति और अपने को कैसे लाभ लेना है। जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं, हम दाम बढ़ाएंगे, जनता लेगी, खरीदेगी, खाएगी, लेकिन हमको फायदा होगा, जनता मरे या कुछ भी हो जाए, हमको फायदा होगा, निजी को फायदा होगा, निजी व्यक्ति को फायदा होगा। इस टाइप का जो क्रियाकलाप करता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद बोलते हैं। और इसमें और कोई काम क्या करता है, जो सरकारी चीज़ होता है ना, सरकार की जो चीज़ होती है, तो देखता सरकार कहाँ पे गलती कर रही है, तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठा लेगी। पूंजीवाद, पूंजीपति लोग, है ना, ताकि सरकार जो है कमजोर, सरकार की कमजोरी को पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है तो सरकार चाहती है लो चलो इसको निजीकरण कर दे, होता है ना निजीकरण। वही निजीकरण कौन करता है, निजीकरण मतलब कौन लेगा, प्राइवेट आदमी लेगा। वही बोला गया निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना है, वही सब होता काम, विरोध भी करते हैं, इसको बोलते हैं पूंजीवाद। देखिए साम्यवादी एवं नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। साम्यवादी एवं नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, साम्यवादी समझिए। देखिए रूस में 1917 में की क्रांति के बाद नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापना हुई। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद नई आर्थिक नीति जो है ना, नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था, नया आर्थिक नीति बना, सामाजिक व्यवस्था बना, इसकी स्थापना हुई थी। समाज में जितनी असमानताएं थी उसे समाप्त कर दे, जितना सारा छोट बड़ा था, है ना, ये वर्ग इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, जो भी असमानताएं थी इसको बराबर कर दिया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग को जड़ से उखाड़ दिया, जितना सारा पूंजीपति था सबको फेंक दिया उठा के, हाँ, सब सामान, सब पूंजी जब्त कर लिया। समाज में एक ही वर्ग रहा, अब एक ही वर्ग होगा भाई, कौन होगा, साम्यवादी नागरिकों का था, अब एक ही वर्ग था साम्यवादी। समझ में आया साम्यवादी। तो रूस की क्रांति जो हुआ, उसकी क्रांति के बाद एक नया समाज की स्थापना हुआ, है ना। इसमें हुआ क्या था भाई, हुआ यह था कि जो उस समाज में कुछ असमानताएं थी उसको बराबर कर दिया। पूंजीपति जमींदार लोग पर ढेर पैसा था, अपने आप को बहुत बॉस समझता था, सबको खत्म कर दिया, सब वर्ग बराबर, अब एक वर्ग बना, सबको मिला के एक वर्ग बना दिया, कौन, साम्यवादी वर्ग, है ना। तो अच्छा था ये। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया, हाँ, मतलब जो काम जो आदमी करेगा उसका वो अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं कि गरीब आदमी खाली बैल ही चराएगा या गोबर ही उठाएगा, ऐसा नहीं, गरीब आदमी भी अगर काम की क्षमता है तो वो भी बड़ा काम कर सकता है, ऐसा बना दिया था। तो व्यवस्था तो बड़ा अच्छा दिख रहा है जी।
इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। तो बहुत अच्छा भाई, और ऐसा व्यवस्था हो कि कोई अब इसको कोई वर्गहीन नहीं रहा, कोई 12 को वर्ग नहीं रहा, कोई शोषण नहीं कर रहा, अपने मर्जी से कमा रहा, खा रहा, जैसा जो काम कर रहा वैसा वो उस पर अधिकार ले रहा। जैसे कोई आदमी IAS बनना चाहता है तो कर रहा, तो अपना अधिकार ले रहा, IAS का अधिकार ले रहा है ना। तो मतलब जैसे काम कर रहा वैसे बन रहा। अतः यह हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। तो बताओ रूसी क्रांति अच्छा था कि नहीं? बहुत अच्छा था भाई, ऐसी क्रांति तो होना चाहिए। 1917 जो रूसी क्रांति हुआ कितना फायदा हुआ, सबको बराबर अधिकार मिल गया, एक सब वर्ग खत्म करके एक ही वर्ग बना दिया गया, साम्यवादी वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। कैसी थी भाई? बहुत अच्छी थी, हमको तो बहुत अच्छा लगा। आई लाइक दिस। आपको अच्छी लगी? कमेंट करके बताओ। रासायनिक हथियारों नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? देखिए, रासायनिक हथियार नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्या बोलता है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। ये था रासायनिक हथियार जिसका नाम था नापाम। और एक कैसा हथियार था? एक आर्सेनिक कंपाउंड था। अब आर्सेनिक कंपाउंड का काम क्या था कि इसको आर्सेनिक कंपाउंड को अग्नि बम में गैसोलीन के साथ मिला दे जाता था, एक बड़का खतरनाक मिश्रण तैयार होता था। और वो जिसके बॉडी पे पड़ता था भाई, त्वचा से चमड़ा से चिपट जाता था, है ना, चमड़ा से में सड़ जाता था, जाके सड़ जाता था तो चिपक जाता था और जलता रहता था। मतलब आदमी मर जाएगा फिर तो भाई, है ना। रासायनिक हथियार एक एजेंट ऑरेंज एक ऐसा भी था कि एक जहर जैसा था, है ना। एजेंट ऑरेंज कैसा था? एक जहर के जैसा था। क्या था कि अगर इसको पेड़ की पत्तियों पे डालता था तो पत्ते मुरझा जाते थे, पेड़ मर जाते थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो ये था हथियार का कमाल, समझ सकते। और ये यूज हुआ था अमेरिका के द्वारा, यूज हुआ था वियतनाम पे, है ना। ये यूज किया गया अमेरिका के द्वारा। चलिए आगे बढ़े। आगे बोलता है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? आइए समझते हैं। 1954 में जेनेवा समझौता हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। हिंद चीन जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, हिंद चीन समस्या के बारे में मतलब फैसला करने के लिए एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं जेनेवा समझौता। 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। इसको कहते हैं जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लाओस कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो लाओस कंबोडिया जो था वहाँ पे जो वैध राजतंत्र बना, कानून के हिसाब से राजतंत्र बना, और जो है एक संसदीय शासन बना, मतलब पार्लियामेंट्री सरकार बन गया उस टाइप के वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये होता जेनेवा समझौता। आगे देखिए, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, ये पहुँचिए पढ़िए। देखिए, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवाद प्रभाव को रोकना चाहता था। क्या? दक्षिणी वियतनाम, जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम था ना, वही बोला गया कि जो दक्षिणी वियतनाम था और हिंद चीन में जो प्रॉब्लम बढ़ रहा था उसको रोकना चाहता था। वह पहले से वहाँ आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। अमेरिका पहले से हेल्प कर रहा था, सैनिक दे रहा था, वहाँ पे हेल्प कर रहा था, सहायता दे रहा था। आज भी बहुत देशों को देता है वो, है ना। जैसे आपने सुना अभी बांग्लादेश नहीं यार, क्या नाम है, अफगानिस्तान। अभी 1 साल 2 साल पहले पूरा अमेरिका का वहाँ पे था पूरा हाथ, और जो अफगानिस्तान लोग था वो क्या किया, उसको मार के भगाया, है ना। तो आज भी अमेरिका देता है। तो ही बोला गया कि वह पहले से वहाँ जो आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। अब क्या बोलता है, राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले लिया। तब वहाँ पे राष्ट्रपति कौन था? कैनेडी। उस शासन कर रहा था 1962 में। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में तो पहले तो घुसा हुआ ही था, तो पार्टिसिपेट कर दिया। और क्या, सिंपल सी बात, घर का आदमी है तो फिर तो पार्टिसिपेट करेगा ना। कैसे घर का आदमी भाई? क्योंकि वो उसका सेना पहले से वहाँ घुस के काम कर रहा था, वो हेल्प कर रहा था पहले से। आइए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्यों स्थगित करना पड़ा? क्यों करना पड़ा पता है आपको? क्यों करना पड़ा? आइए पढ़ के बताते एक बार फिर से। महात्मा गांधी 1920 में आरंभिक किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब आंदोलन था, गांधी जी का जो आंदोलन था एकदम सत्य और अहिंसा चल रहा था। कोई एकदम शांति से, हिंसा नहीं करना भाई, अहिंसा चल रहा था। अब क्या था भाई, इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग, जितने सारे पूरे हिंदुस्तान में लोग थे, सब सपोर्ट करता। हाँ ये ठीक हो रहा। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे हम, अंग्रेजों का हेल्प ही नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है। असहयोग आंदोलन, सब लोग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन क्रांतिकारी भी तो होना जरूरी था ना बीच में, कि अंग्रेज लोग भागता कैसे। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह है, चौरा चौरी नामक स्थान है, पुलिस चौकी है ना। आंदोलनकारियों ने भीड़ में पुलिस थाना पर हमला कर दिया। 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जला दिया। ओ माय गॉड। इस घटना को उससे गांधी जी बहुत दुखी हुआ और बोला भाई तो हिंसा हो गया, हमने चलाया अहिंसा,
हो गया हिंसा, अब इसको उन्होंने वापस लेना पड़ा। समझ में आया? चलो, तो गांधी जी के द्वारा ये जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसके द्वारा चलाया गया था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के साथ करेंगे, है ना। लेकिन कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस चौकी जला दिया गया, पुलिसकर्मी मर गया, तो भाई ये तो गांधी जी खुद दुखी हो गए, उदास हो गए, फिर लास्ट में उसको ये छोड़ना पड़ा। अब मतलब असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा 1922 में। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? जाहिर बात उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाने पर, नमक बनाने पर जो रोक लगा दिया था, तो अंग्रेज उसको दिखाना चाहता था हम हिंदुस्तानियों का दम, कि हम जो है इसको तोड़ के रहेंगे, और गांधी जी ने करके दिखा दिया। वही वो कारण क्या था? वही कारण था दांडी यात्रा। अपडेट लिख दीजिएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ, नमक कानून भंग करने के, तोड़ने के लिए, ठीक है ना। नमक के उत्पादन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, नमक जो उत्पादन हो रहा था ना, अंग्रेजी सरकार इस पर कंट्रोल किया हुआ था, है ना। और अंग्रेज गांधी जी इसको बोला अन्याय है भाई साहब, जहाँ जहाँ पे समुद्री इलाका जहाँ जहाँ पे है वहाँ के लोग कम से कम उसके लिए तो रोजी रोजगार है, वो तो नमक बना रहा, वो तो रोजी रोजगार कमा रहा, अब अंग्रेज उसको कंट्रोल कर रहा, तो गांधी जी को लगा बुरा, ये गलत बात है भाई, है ना। तो सारे नमक, जितने भी नमक जहाँ जहाँ बना, सब लोग क्रोधित तो है ही थे। गांधी जी यहाँ पे आके मतलब यहाँ चिराग जला दिए, सब एकदम लहलहा उठे, और क्या, गांधी जी सबसे पहले कदम उठा लिए और गए दांडी पहुंचा 6 अप्रैल को, 5 को पहुंचा, 6 अप्रैल को जाके समुद्र से पानी नमक बना के दिखा दिया, फोटो खिंचा गया कैमरा में, देख लिया, मुंह करके चीर के रह गया अंग्रेज लोग। तो जितने सारे जहाँ जहाँ नमक बन रहा था ना, जहाँ जहाँ नमक बनता था, सब लोग जो है नमक तोड़ लिया। बोला जाए देश के राष्ट्रपिता, है ना, मतलब गांधी जी तोड़ रहे, तो चूँकि सब लोग उसके समर्थक भी थे। 1930 तो बहुत दूर हो गया, है ना, बहुत ही आगे जा गया था, क्योंकि 17 से शुरू था, फेमस हो गए थे गांधी जी चंपारण से, तो 1930 तो बहुत ही आगे, तो सब लोग बना दिया, हाँ भाई हम भी बनाते, सब नमक कानून तोड़ दिया। तो ये उद्देश्य था इसका, और क्या था? ये उद्देश्य था कि कारण ये भी था कि जो है, जो नागरिकों के दिलों में जो डर बैठा हुआ था ना अंग्रेजों का, वो डर खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, नागरिक जब तक डर नहीं खत्म करेगा तो देश कैसे आज़ाद होता? देश आज़ाद होने का सबसे बड़ा कारण है, ये सब कारण है कि गांधी जी ने जो कदम उठाया, ये बहुत बड़ा कारण है कि डर खत्म हो गया दिल से अंग्रेजों के प्रति, कि हम डरेंगे नहीं, अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये कौन हिम्मत हौसला दिया? गांधी जी ने हौसला दिया भाई, है ना। तो ये भी कारण था इनका कि डर खत्म हो जाए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे अब समझते हैं। वही सब बात है कि महात्मा गांधी जो नेतृत्व में चलाया गया था असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। जन मतलब पूरा जनता का आंदोलन, कोई एक नेता नहीं था इसमें, कोई एक नेता ही नहीं था, पूरा जनता का आंदोलन था। पूरा जनता एकदम हाँ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करें, अपना साथी पूरा समर्थन दे रहा था, हम करेंगे, है ना। इस आंदोलन के असहयोग और बहिष्कार से शुरू किया था, मतलब हेल्प नहीं करेंगे, और बहुत कुछ बहिष्कार करता, बॉयकॉट करा था, हम ये नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी ये नहीं करेंगे, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी उसने यूज नहीं करेंगे, ऐसे जो है जैसे आज कैसे करते हैं, चाइना का मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल नहीं, चाइना का लाइट बत्ती यूज मत करो, लेकिन मोबाइल सबके पॉकेट में रहता है। सब बोलता है ना जी, दिवाली आता है, देखिए क्या बोलता है, चाइना का लाइट बत्ती मत यूज कीजिए, साल में एक दिन दिवाली जलता है, और सालों भर पूरा इंडिया में देखो तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चाइना ही मोबाइल है कि नहीं। आपके पास ओप्पो है चाइना, वीवो है चाइना, रेडमी है चाइना, सब तो चाइना है भाई, वीवो है, सब चाइना है ठीक है। तो वैसे ही जो है शुरुआत हुआ था, सब लोग बहिष्कार किया था। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। इस आंदोलन में शहरी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे ग्रामीण इलाका, किसान, आदिवासी, श्रमिक, सब लोग, छोटा बड़ा, देश विदेश, सब देश विदेश के जो विदेशी जो सामान था सबको बहिष्कार करें, नहीं यूज करेंगे, यही था और क्या। तो इसलिए जो है मेसोपोटामिया में भारतीय होने के, और एक युद्ध था मेसोपोटामिया, इसमें भर्ती होने से मना कर दिया, ठीक है। तो फायदा हुआ। 100 देशीय आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? 100 देशीय आंदोलन बोला गया जो 1905 में हुआ था ना, बंग भंग आंदोलन 1905 में। 100 देशीय और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। मतलब क्या हुआ ना, 100 देशीय 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उस समय भी 100 देशीय आंदोलन शुरू हो गया था और बहिष्कार भी हुआ था। तो इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ ना, जो अपने देश में जो सामान उपज रहा, जो उत्पादन हो रहा, उसका लोग यूज करना शुरू कर दिया, अच्छी बात हुआ ना। तो बोलता क्या, लाभान्वित हुआ भारतीय उद्योग। धागे के स्थान पर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। पहले धागा बनाते थे लोग, है ना, कपड़ा आता था बाहर से, अब बहिष्कार किया तो खुद कपड़ा फैक्ट्री खोलने लगा भारत में ही। अच्छा हुआ ना, भारत को उद्योग फायदा हो गया। अब क्या हुआ, इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। ओ भाई साहब, है ना। उद्योगपतियों ने सरकार का दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे, है ना, आयात शुल्क में क्या करे, जो आयात हो रहा उसमें वृद्धि करे, और देसी उद्योगों को रियासत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास हुआ। तो यही फायदा हुआ 100 देशीय आंदोलन में, बिजनेस का फायदा हो गया।
बिहार के किसान आंदोलन का एक टिप्पणी लिखी। बिहार में किसान आंदोलन हुआ था ना, पता है ना आपको, जयप्रकाश नारायण वाला? नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरा बोल दिया मैंने। बिहार में किसान आंदोलन क्या हुआ था देखो, वो तो चंपारण है। 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। मुंगेर में बिहार में किसान आंदोलन को शाहजानंद ने, है ना, शाहजानंद ने प्रभावी बनाया। 1928 में उन्होंने क्या किया, बिहटा में एक जगह है, 1929 में सोनपुर में किसान में सभा में स्थापना की। 1936 की अध्यक्षता में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। पता ही भी, ये तो आता सवाल। 1932 में अखिल भारतीय किसान सभा। पहली सितंबर 1936 को बिहार सहित एक समूचे देश को किसान दिवस जो है मनाया गया। 1936 को पहली बार किसानों ने क्या है, बकासत आंदोलन में भी चलाया। क्या भाई, ये कुछ और है लिखा हुआ, बक्सर होगा शायद, बक्सर, पता नहीं नाम याद, यहाँ कुछ और नाम है यहाँ पर। किसान जमींदार शोषण, बेरोजगारी और बेगारी समाप्ति एवं लगान के काफ़ी मांग कर रहे थे। मतलब जो लगान हो रहा था, जो बेरोजगारी चल रहा था, जमींदारी शोषण जो कर रहा था, जमींदार लोग जो शोषण कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है मांग कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये लिखना फिलहाल, अच्छा वो ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऐसे सवाल पूछा गया एग्जाम में, सवाल आया है एग्जाम में, है ना। हर सवाल को आप तौलिए, सवाल पूछा गया है। सवाल देखिए क्या है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, बना था 27 में, भारत आया था 28 में। ठीक है, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, मतलब संविधान को सुधारना है, कुछ उसका नियम कानून को सुधारना था। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना। 1919 में एक कानून बना था, उसी के अधिकार पे एक कानून लाया था इन्होंने। 1919 में ही एक मतलब आधिपत्य अधिनियम बन गया था, कानून एक बना था, बिल पास हुआ था 1919 में, उसी के आधार पर जो है ये लाया था। साइमन कमीशन प्रयास कर रहा था, समीक्षा करने के लिए आया था कि इसका मतलब सुधार देने के लिए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कमी ये था इसमें कि इसमें इसके ग्रुप में इंडियन कोई है ही नहीं था, सब लोग गोरे गोरे वाले थे, है ना, सब ब्रिटेन ही थे। इसीलिए आयोग के मुंबई पहुंचने पर इनका स्वागत काले झंडों से हुआ भाई, है ना। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, देश भर में इसका विरोध हुआ भाई, है ना। और एक बहुत अच्छा है, प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस ने प्राणघात हमला भी किया। आगे लिख सकते हैं, प्रदर्शन जो कर रहे थे जो लोग, साइमन गो बैक, तो पुलिस ने इस पर हमला भी कर दिया, लाठीचार्ज भी कर दिया। और इसी लाठीचार्ज में जो है, इसी में हमारे जो भारत के जो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, उनको भी मार के हत्या कर दिए थे। ओके, तो इसमें आगे है रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ लीजिए। रॉलेट एक्ट क्या समझते हैं, देखिए, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, मतलब बहुत क्रांतिकारी बढ़ रहा था, है ना, बहुत ही ज़्यादा दमनकारी क्रांतिकारी बढ़ रहा था। जाहिर सी बात, अरे भारत गुलाम था यार, और लोग पढ़ रहे थे, जागरूक हुए, तो फिर अंग्रेज के खिलाफ कदम उठाएगा ना, तो अंग्रेज लोग इसको बोल रहे थे क्रांतिकारी हो रहा। जैसे कैसे बोला था उन लोग उधर जो पढ़ रहे हैं, पीछे पड़े थे, कि जो सरकार का समर्थन कर रहा था उसको खूब माला पहनाओ, जो सरकार का विरोध करे उसको सजा दो, हालांकि वो ठीक विरोध कर रहा था। तो यहाँ भी हो रहा है कि जो क्रांतिकारी था, मतलब जो अपने देश का था, जो चाहता था कि हम देश को आज़ाद करवाएं, अंग्रेजों को मार के भगाएं, लेकिन अंग्रेज को लगता था क्या, उसके लिए तो क्रांतिकारी होगा ना कि ये खतरनाक हमारे लिए, तो उसके लिए क्या किया, एक अध्यक्षता हुआ, एक 25 मार्च 1919 को एक कानून बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब क्या था कानून में, किसी भी व्यक्ति को अगर शक हो जाए कि ये आदमी बदमाश है, इसको बिना वारंट का गिरफ्तार कर लेता था। और इसके लिए ना कोई अपील कर सकता, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना तो कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था, ना तो कोई अपील, ना तो कोई सिफारिश कर सकता था। नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक है ना। गांधी जी ने इसको बोला काला कानून भी बोला था, ठीक है ना, समझ में आया। रॉलेट एक्ट क्या था, तो दमनकारियों, मतलब अंग्रेज को लगता था कि ये जो दमनकारी, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया वगैरह वगैरह, बहुत पहले जो थे, है ना, तो जो देश को आज़ाद करना चाहते थे, तो अंग्रेज को लगता था क्या, ये खतरनाक हमारे लिए है, तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जिस पे शक होगा भाई साहब, इसको पकड़ के बिना वारंट का जेल में डाल दिया जाता था। 2 साल के, लगभग 2 साल के लिए सजा दे देता था। अब 2 साल में बहुत बड़ा दिन है ना, बहुत बड़ा दिन 2 साल का। तो ऐसे में क्या हुआ था, कोई वकील भी नहीं इसे सिफारिश कर सकता था, अब कोई दलील भी नहीं दे सकता, कोई अपील भी नहीं कर सकता था। हाँ, कोई थाना में जाकर कि हाँ हमको मेरा बेटा को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी बोले तो बड़ा काला कानून है भाई साहब, है ना, ये तो काला कानून है। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण बताइए।
आइए पहला है तो गुटबंदी बना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व दो खेमों में बढ़ गया, दो ग्रुप में बढ़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था, एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की जिन्हें केंद्रीय शक्ति बोला गया, और दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर दूसरी खेमे में मित्र राष्ट्र देश था, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। देखिए एकदम महान देश था ये सब। ब्रिटेन एकदम पावरफुल, फ्रांस, इटली, रूस, संयुक्त अमेरिका। तो मतलब देश जो है दो भाग में बट जाना, पहला बात ये प्रॉब्लम रहा। अगर आपको नहीं याद रहेगा इतना तो बोल दीजिएगा कि गुटबंदी हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो है देश जो है क्या हुआ था, जो विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बढ़ गया था। एक जो है शक्ति केंद्र शक्ति और दूसरा जो है मित्र राष्ट्र में बढ़ गया था। अगर देश का नाम याद नहीं है तो साम्राज्यवादी की प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए कवा प्रतिद्वंद्विता एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा। आगे आइए, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। मतलब जो औद्योगिकरण हुआ, जो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, तो बोला गया कि ये जो मजदूरों की जो आजीविका है, मजदूरों की जो जिंदगी है, उस पर क्या असर पड़ा। तो असर तो पड़ेगा भाई, अच्छा असर पड़ेगा, है ना। नई नई फैक्ट्री का खुलना शुरू हुआ तो मजदूर लोग भी जाना शुरू कर दिया, उसका दयनीय स्थिति ठीक हो गया। आगे यही सब बात होगा लिखा हुआ। औद्योगिकरण और कारखानेदार प्रथा के विकास का मजदूरों की पर बुरा ओ भाई उल्टा, हाँ बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों भाई, जो जहाँ पे मजदूर खुद से काम करते थे वहाँ पे मशीन आ गया, ये बात बोला जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। लेकिन पहले जो मजदूर जो जाहिल थे, उतना पढ़ा लिखा नहीं थे, अब वो जो है ना, जैसे मान लें कि धान हंसुए से धान काटता था लोग, है ना, हंसुए से धान काट रहा, अब वहाँ पे मशीन आ गया, मशीनें चला दिया। अब गाड़ी कोई आदमी तो एक ही चलाएगा, एक ही दो आदमी गाड़ी चलाएगा ना। एक खेत तो आधा घंटा में पूरा खेत सपाचट हो जाता था, अब आदमी तो मशीन काम कर दे रहा। अब जो पहले मजदूर था तो हाथ से काटता था, तो उसको रोजी रोजगार चल रहा था। लेकिन वही सब हुआ, बुरा प्रभाव पड़ा। उन शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास छटने का समस्या सूझना पड़ा। गाँव में तो काम मिलना बंद हो गया। उन्हें कम परिश्रमिक पर लंबे समय तक काम करना पड़ता था, कम मेहनत पे कम पैसा में ज़्यादा देर तक। बेकारी की समस्या से ग्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगा, बोला ये गलत है, मशीन उसी नहीं होना चाहिए आविष्कार, है ना। लेकिन आज फ़ायदा भी हो रहा, लेकिन पहले मारा हुआ, लेकिन अब ठीक ठाक हो रहा है ना। अब तो फ़ायदा ही सबको हो रहा, अब सबका आदत लग गया भाई, सब सीख रहा, अपना आने वाला नस्ल को सिखा रहा। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी किया था मजदूरों ने, समझे। औद्योगिकरण की नीति की दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। नकारात्मक प्रभाव क्या था, देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना मुश्किल हुआ। उत्पादन होना हुआ जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई, और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, है ना। ओके अंग्रेजी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमानों पर उत्पादन होना हुआ जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई। क्या हुआ, उपनिवेश मतलब आने लगा। बोला क्या, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, मतलब उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अब ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो क्या हुआ, उसके खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई। यूरोप में जब लोग जाने लगा, मतलब औद्योगिकरण जो शुरू हुआ तो यूरोप देश बहुत लोग जाना शुरू कर दिया, है ना। हम भी करेंगे बिजनेस, हम भी करेंगे, नया व्यापार चालू करेंगे। और आगे चलकर क्या हुआ, उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद रूप ले लिया, एक साम्राज्यवाद बन गया, है ना। आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का विकास हो गया। अभी देखिए इसके कारण क्या हुआ, अब औद्योगिकरण हुआ, अब एक दो ग्रुप बना, एक बन गया पूंजीपति, बड़ा आदमी बन गया, एक गरीब आदमी बन गया, श्रमिक बन गया, एक मेहनत कर रहा, एक मेहनत करवा रहा, दो ग्रुप बन गया। वही बोला गया, उद्योगों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण था। अब जितना उद्योग था पूरा पूंजीपति वर्ग, जो बड़े बड़े आदमी थे उस पर कंट्रोल था, है ना। उन्होंने मजदूरों का शोषण आरंभ किया, जिससे श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इसकी स्थिति शोचनीय थी, है ना। वे शोषण, गरीबी और भुखमरी के शिकार हो गए थे, यही सब इसका कारण था। आगे देखिए, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, देखिए जानिए। तो यही शुरुआत है, यहाँ पे सिंपल से ये बात है, सलम पद्धति की शुरुआत जो औद्योगिकरण हुआ। तो औद्योगिकरण होने के बाद क्या हुआ, शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुलना शुरू हो गई। अब फैक्ट्री खुलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, गांव से लोग उठ करके जो है फैक्ट्री में जाके काम करने लगे। अब फैक्ट्री वाले लोग भी चाहते थे चलो आ जाओ, गांव वाले पूरा आदमी, है ना, ग्रामीण लोग हमारे गांव आके काम करो।
अब काम करने लगे तो वो जाके रहता कहाँ, घर तो था नहीं, तो कंपनी वाले जो है अपने कंपनी के पास घर बनवा दिया करता था, ताकि टाइम पे जाए और ज़्यादा देर काम करे और जल्दी आ जाए सुबह और लेट से जाए, तो घर तो बगल में है। अब उसके लिए खाली घर बना दिया, लेकिन सही से ना तो खाने का व्यवस्था, ना तो पीने का व्यवस्था, ना तो रहने का, ना तो टॉयलेट वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं था, गंदगी पूरा भरा होता। उसी को बोला गया स्लम पद्धति। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुआ, काम के लिए मजदूरों को बड़ी संख्या में बुलाया गया, रहने के लिए कोई जगह सही से व्यवस्था नहीं था, मजदूर कारखाने के निकट ही रहते थे, इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे घर बना दिया था, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं था, सुविधा ही नहीं था, मकान में हवा पानी रोशनी तक साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी कारण जो है स्लम पद्धति शुरू हो गई थी। घरेलू एवं कुटीर उद्योग का परिभाषा दीजिए। घरेलू और कुटीर उद्योग का स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। क्या, स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पे। घरेलू कुटीर जो है एक लोकल लेवल पर होता है। इसमें अनुमान से काम पूंजी और श्रम लगता है ना, अनुमान से। गांधी जी के अनुसार कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, मतलब कुटीर उद्योग जो था ना, भारतीय लोग ऐसा चाहता था कि कुटीर उद्योग ऐसा करे, ऐसा चलाए। ये राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बढ़ते शहरों से प्रभाव को रोकता है। मतलब कुटीर उद्योग जो करता है तो कहीं ना कहीं वो उसका आर्थिक का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है, है ना, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक का सोल्यूशन करता है कि आर्थिक मतलब उसका इकोनॉमिक ठीक ठाक हो सके। और जब लोग घर में ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो घर में ही अगर लोग अगर घर में बिजनेस शुरू करें, कुटीर और लघु उद्योग घर में लोग करने लगे बिजनेस, तो सोचो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, खरीदेगा मार्केट से तो खपत बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इनकम बढ़ रहा, खपत बढ़ रहा, तो देश जो है तरक्की भी करेगा, है कि नहीं। तो यही था फायदा, और क्या। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, आइए वही बात हो गया कि औद्योगिकरण से हुआ क्या। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की अधिक रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति को कर देना जिसमें वस्तुओं और उत्पादन का मानक द्वारा ना होकर मशीनों द्वारा होता है। सिंपल समझिए, अगर आपको नहीं समझ आता तो मेरी बात सुनिए। औद्योगिकरण का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु मानव उत्पादन करते थे, अब उस वस्तुओं का उत्पादन मशीन के द्वारा होना शुरू हो गया, है ना, और बड़े पैमाने पर मतलब उत्पादन होना शुरू कर दिया था, और कम समय में ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो गया था, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर, और जिसकी खपत बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। अब बड़ा बाजार, बड़ा सामान ढेर सा, तो बड़ा बाजार भी चाहिए, है ना। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन व पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेती है। सिंपल सी बात है कि औद्योगिकरण जो भी होता है ना भाई, जो भी औद्योगिकरण है, उस औद्योगिकरण में होता क्या था, होता यह है औद्योगिकरण में कि जो काम पहले मानव के द्वारा होता, इंसान के द्वारा होता था, वो अब काम क्या होता है, अब वो काम जो है मशीन के द्वारा होता है। एक मिनट, हाँ समझिए, जो औद्योगिकरण जो होता था, औद्योगिकरण जो हुआ था, तो उसमें सबसे हुआ क्या था कि जो काम मानव करता था, इंसान करता था, अब वो काम जो है मशीन कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे मशीन काम करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े कारखाना खुलना शुरू हो गया था, है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जो लोग घर में काम करते थे ना, अब वो कारखाना में काम होना शुरू हो गया। समझ आ रहा, मतलब पहले लोग घर में ही काम करते थे, अपना रोजी रोजगार चलाते थे, घर में आराम से जब चाहे तब कर लिया। अब जो है कारखाना में जाना पड़ेगा उसको, मतलब इतना बड़ा बिजनेस खोले कि अब जो बनाने वाला व्यक्ति उसी को देता था, लो भाई तुम ही बना के दे दो कारखाना में, और कारखाना मजदूर रहता था, उसको करके मिल जाता था। तो ये सब हुआ क्या। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है। अच्छा देखिए, वही हो गया, उसमें जो क्रांति आया ना, बड़े बड़े मशीन हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, जो क्रांति आया। औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी उत्पादन की पद्धति को बदल दिया था। 18वीं शताब्दी के बाद उसके उत्पादन में कई नई तकनीक आया, मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ, मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। वही मतलब जो पहले जो लोग जो काम करते थे 18वीं शताब्दी के बाद, है ना, उत्पादन की नई तकनीक शुरू हो गया, मशीनों का आविष्कार होना शुरू हो गया। जो आदमी जो है मानव श्रम करता था, अब वो मशीन के द्वारा काम लेना शुरू कर दिया। तो इसी उत्पादन को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। ये जो क्रांति है ना, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। समझ में आया ना, उद्योगों की क्रांति आ गया, चाहे वो मशीन लेवल हो चाहे किसी भी लेवल हो, जो मानव को काम को आसान कर दिया। मानव पहले खुद से काम करता था, अब वो मशीन के द्वारा काम होना शुरू हो गया, कम समय में ज़्यादा काम होना शुरू हो गया, ज़्यादा मात्रा में काम शुरू होना शुरू हो गया। और ये औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं देश के लिए फ़ायदेमंद भी होता है,
है ना। उस समय लोगों के लिए हुआ था नुकसान, लेकिन अब फायदेमंद दिखता है। जहाँ ज़्यादा, जैसे अमेरिका देखिए, जापान देखिए, वहाँ इतना ज़्यादा औद्योगिकरण है कि अभी वो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है ना, विकसित देश कहलाता है। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण बताइए। मशीनों या नए नए यंत्रों का आविष्कार हो। सही बात है। फैक्ट्री प्रणाली कैसे शुरू हुआ, फैक्ट्री कैसे बनना शुरू हुआ? तो पहले फैक्ट्री थोड़ी ना था, पहले फैक्ट्री कैसे से होता है? फैक्ट्री में नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, खोल दिया कारखाना, वही तो विकास हो गया फैक्ट्री प्रणाली। नए नए मशीनों का आविष्कार शुरू होने लगा, और क्या, उद्योग व्यापार नए नए केंद्रों के विकास के लिए फैक्ट्री प्रणाली को, अब जैसे जैसे नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ तो नए नए काम भी शुरू होना शुरू हो गया। समझ में आया? जैसे पहले खिलौना बनता था, मिट्टी का बनता था, है ना जी। अब मिट्टी खिलौना देखते हैं, पहले मार्केट में बिकता था, मिट्टी का खिलौना मिलता था, गुड़िया मिलता था, मिट्टी का खिलौना मिलता था। अब मार्केट में मिलेगा मिट्टी खिलौना? नहीं। तब क्या कर दिया, प्लास्टिक का खिलौना बनाना शुरू कर दिया। तो पहले जो काम, मशीन का आविष्कार तो हुआ तो कारखाना बन गया। अब दूसरी बात, उद्योग में भी, जो उद्योग पहले नॉर्मल तरीके से होता था, अब जो उद्योग में विकास आ गया, नए नए तरीके आ गया। अब खिलौना बनेगा मट्टी का नहीं, अब तो बनेगा प्लास्टिक का, कम समय में ज़्यादा टिकाऊ भी है। लोग मट्टी को पसंद नहीं करेंगे, मैं मिट्टी का है तो एक बार गिरेगा, बच्चा तो है, बंदर का आदमी नारियल थोड़ी रहता, गिरेगा तो टूट जाएगा। और रबर वाला है या प्लास्टिक वाला है, पटकते रहो लगभग, है ना, खूब यूँ करते रहो, पटकते रहो, टूटवा नहीं करेगा वो। तो फायदा हुआ कि नहीं? चलो यार, तो यही औद्योगिकरण का देखिए फायदा भी है सब। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 भिन्नता बताइए भाई। तो आप बता सकते हैं ग्रामीण लोग शहरी जीवन में क्या क्या करते हैं, क्या होता है भिन्नता? कार्यों के आधार पर भिन्न, काम अलग अलग। ग्रामीण लोग का देखिए काम अलग टाइप का मिलेगा, है ना, खेती किसानी बाड़ी है। और शहर में लोग हैं तो भाई एकदम अरे अय्यासी गिरी, मतलब बोले तो एकदम अपना ऑफिस जाना, ये करना। गांव में तो ऑफिस है नहीं, अपना खेत जाओ, बकरी चलाओ, है ना, बैल लाओ, भैंस लाओ, दूध गारो। और शहर में भाई क्या करेगा, डायरी मिल के जाओ, डायरी लाओ जा करके, वहाँ से उठा के, वहाँ जाता था टिफिन उठा के लाने जाता था। और यहाँ जाएगा रोड पर से सुधा डायरी लेके चले आओ, है ना, रोड पे जाओ ऐसा। और क्या भाई, ग्रामीण आबादी ज़्यादातर कृषि कार्य में लगे रहते हैं, वही बात हो गया, है ना। शहरी आबादी ज़्यादातर गैर कृषि, नौकरी उद्योग वाला काम है तो शहरी वाला लोग कर लेता था। ग्रामीण में कृषि करता है, ये शहरी करता है। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका क्या है? मतलब शहर के जो विकास हुआ तो मध्यम वर्ग क्या भूमिका निभाया? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग को काफ़ी शक्तिशाली बनाया। ये नए समाज के रूप में उभर रहे, और इस समूह में बुद्धिजीवी, भाई साहब मध्यम वर्ग ही बुद्धिजीवी वर्ग कहलाया। गरीब तो पूरे बेचारे गरीब ही रह गए हैं, है ना, और उन्हीं गरीबों से कुछ कुछ निकला गुदरी का लाल। और अमीर लोग तो भाई अपने अय्यासी में था, है ना, उसको क्या मतलब कि हमारा बाप तो पहले से इतना करके चला गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो करेंगे करेंगे आराम से, इतनी संपत्ति ये करेंगे। तो जो था ये मध्यम वर्ग है, यही मध्यम वर्ग काफ़ी शक्तिशाली था। और इसी में जो है बुद्धिजीवी लोग था, नौकरी पेशा वाला यही आदमी था। राजनीतिक में भी सब भाग ले रहा था, चिकित्सक, डॉक्टर भी था, वकील, शिक्षक, लीजिए, हाय बाप रे, वकील भी मध्यम वर्ग में। अमीर कौन है भाई? राजनीतिक मतलब नेता लोग भी, विधायक लोग भी, वो सब भी मिडिल वर्ग है। तो अमीर आदमी कौन है? अब तो खोजना पड़ेगा हमको, शायद पूंजीपति लोग होगा, जैसे अंबानी अमीर आदमी है ना। तो मतलब जो भी राजनेता है वो सब अमीर नहीं है, सही बात है। अब देखिए बॉलीवुड का भी स्टार देखिए तो बोलेगा अरे हम तो मिडिल फैमिली का है, वाह। तो अब मिडिल फैमिली भी 2 तरफ हो गया, एक अपर एक लोअर है कि नहीं, 2 तरफ हो गया। देखो भाई, व्यावसायिक नगरों के विकास का कारण बना, जिसमें शहरों को नया सामाजिक, अब सब लोग, इतने लोग ही थे, बुद्धिजीवी वर्ग ही थे, सब लोग था तो विकास हुआ, बढ़ा, और शहर का विकास भी हो गया। शहर किस प्रकार के क्रियाओं को केंद्र कहते हैं होते हैं? देखिए बहुत सारी क्रिया है। शहर व्यापार उत्पादन के संबंधित क्रिया, उत्पादन के जितना काम है शहर में होता है ना, उत्पादन संबंधित क्रिया। शिक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था होता है शहर में, है कि नहीं, यातायात की भी व्यवस्था होता है, गाड़ी वाड़ी, बिजली उजली का भी व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सही है, डॉक्टर वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह ठीक ठाक होता है शहर में, है ना। आपको रोजगार भी मिल जाता है, नौकरी वगैरह मिल जाता है। गांव में तो नौकरी भी नहीं मिल पाएगा। बेहतर संभावनाएं होती है गांव के मुकाबले, जिसके कारण लोग जो है गांव से शहर पलायन कर गए। जैसे हमारे एग्जाम्पल ले लो, हमारे दादा दादी रहते थे गाँव में, यहाँ से पड़ता है 20, 25, 40, 30 किलोमीटर दूर होगा शायद। एक बार हम आपको ले गए थे ब्लॉग में, नानी घर दिखाए थे अपना। तो अब गाँव भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा। उसके बाद एक और मेरा गांव है दादी घर, जहाँ वहाँ जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे। वो तो इतना पहले ये था ना कि रोड मार्केट जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था 1 घंटा दूर, तब
सड़क मिलता था, अब तो रोड आ गया, रोड बन गया, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज़्यादा दुगना है यहाँ नवादा में आया हूँ। तो क्यों आया, अब देखो वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ आया, तुरंत बुखार लगा डॉक्टर के पास चला गया, वहाँ पे डॉक्टर को खोजो रे किधर गया, तो उसके घर गया, तो ठीक आ रहे हैं, फ़ोन के ज़माना पे था, जाओ बुलाओ खोजो, वहाँ गया, एगो डॉक्टर टिमटिमा रहा बत्ती की तरह। और यहाँ क्या, जगह जगह डॉक्टर मिल गया, हॉस्पिटल है, तुरंत गाड़ी बैठ जाओ निकल जाओ, तो बहुत कुछ आराम मिल गया, ये सब है ना। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार भी रहा है। तो ये सब जो है, शहरों में किन समस्याओं का जन्म हुआ, देखिए समस्या भी जन्म हुआ, अरे भाई साहब शहर फायदा है तो समस्या भी पैदा हुआ है। यहाँ समस्या क्या पैदा हुआ, देखिए शहर में मजदूरों की संख्या अधिक हो गई, अब सब लोग सब ग्रामीण से शहर ही जाना शुरू कर दिया, सब ग्रामीण से शहर जाना शुरू कर दिया। तो चूंकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि हो गया, स्वास्थ्य संबंधी विषय में प्रति उदासीनता गया, प्रदूषण तथा फैला, यातायात संबंधी समस्या फैल गया, शहरों में स्पर्धा और अवसरवाद और नकारात्मक प्रवृत्ति हुआ। सब जगह एक ही जगह चल जाए तो क्या होगा। गांव से लोग शहर में आया, शहर में लोग आया तो देखा भाई इतना आदमी कैसे आ गया, नया नया गाड़ी उत्पादन हो, गाड़ी आ गया, गाड़ी चलने लगा, पहले गाड़ी कम चलता था, अब देखो खूब गाड़ी चलता है क्योंकि आबादी बढ़ रहा। अब गाड़ी खूब चलेगा तो पॉल्यूशन होगा, ये भी समस्या है ना। और दूसरी बात है, गांव से दिमाग में हाँ यार हम कुछ पैसा हो गया, चलो शहर में जाके हम खोलते हैं दुकान, जाके बिजनेस खोलते हैं दुकान में। अब हर लोग ये सोचता है तो कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा, तो ये सब जो है प्रॉब्लम आ गया है। आगे है किन्हीं तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से सही हुई है। अच्छा, पहला है औद्योगिक पूंजी का उदय हुआ तो शहर का स्थापना हुआ। विश्व के भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना थी पहले, है ना। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास शहर में हुआ, इससे विकास हुआ। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। देखिए क्या होता है, ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषिजन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा रहता है। ग्रामीण के लोग जो है अक्सर जो है बड़े आबादी जो है कृषि काम में जुड़े रहते हैं। खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। अधिकांश वस्तुएं जो है कृषि उत्पादन से जुड़ी रहती हैं, है कि नहीं, और वो प्योर ही है, अच्छा है, वो हमारे लिए तो भाई अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा है। इनकी आय का प्रमुख स्रोत होती है, इनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि है। गाँव में अनेक लघु कुटीर उद्योग भी चलाते हैं। शिल्प कलाओं में भी लोग संगन लेते हैं, मतलब हाथ से कुछ बनाने वाला काम में भी। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आधारित है। मतलब गांव में बोला गया कि गांव के कृषिजन्य जो कृषि का जो काम करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप की क्या विशेषता है, तो वो कृषि से कैसे कैसे काम करते हैं, है ना, कैसे उसको इनकम होता है, उसके बारे में बताना आपको है। शहरों में किन नई समस्याओं का जन्म दिया, लीजिए बढ़ती जनसंख्या, शहर में समस्या बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ा तो शहरों में आवास कमी हो गया, है ना। सब लोग शहर में आकर रहने लगा तो जगह कहाँ मिलेगा, फिर पेड़ काटो, वही काम हुआ, है ना। यातायात बढ़ गया, स्वास्थ्य शिक्षा सब में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया आबादी की वजह से। फिर क्या, शहरीकरण के से वर्ग विभेद हुआ, वर्ग भी बंटना शुरू हो गया, उच्च नीच, है ना। शहरीकरण में ने पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव डाला, गंदगी और धूल भी, पर्यावरण बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ा शहरीकरण से। न्यू डील से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी के प्रभाव को खत्म करना था, उसके लिए जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1932 में, उसका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद कर लीजिएगा। 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने नई आर्थिक नीति लाया था, अमेरिका में नई आर्थिक नीति लाया था, उसी का नाम था न्यू डील। जिसे भारत में लाया था 1991 में, भारत में लाया था नई आर्थिक नीति। लेनिन ने लाया था 1921 में नई आर्थिक नीति, तो इन्होंने अमेरिका में लाया था न्यू डील, अब वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है ना। अब क्या, इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण, अब इसका हुआ क्या था, इसमें क्या था, जनता का कल्याण किया जाएगा, है ना। राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे जो है नीतियों को ठीक करने का प्रयास किया कि नीति ठीक रहे, जनता कल्याण, आर्थिक प्रॉब्लम ना हो। आर्थिक संकट से क्या समझते हैं आप, आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास में बाधा हो जाए तो लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं, है कि नहीं, होता है ना। आर्थिक संकट क्या होता है, तो आर्थिक संकट मतलब पैसे की संकट हो जाना। आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब किसी कृषि हो गया, खेती का काम हो गया या उद्योग में अगर व्यापार में कुछ विकास में अगर बाधा हो गया, हुआ बाधा, माने कि कृषि से नहीं हो रहा, उद्योग से नहीं हो रहा, विकास से नहीं हो रहा,
व्यापार से नहीं हो रहा, अगर बाधा हुआ, रुकावटें कुछ आया तो क्या होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बैंक और कंपनियां का दिवालियापन हो जाएगा, बैंक लूट जाए, दिवालियापन निकल जाएगा, है ना, कंगाल हो जाएगा, कंपनी कंगाल हो जाएगी, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ही ना रहेगी। भाई साहब सच में है कि नहीं, इसलिए बोलते ना, पैसा सोचते होंगे सर पैसा सरकार ढेर से छाप दे भाई पैसा, तो पैसे की कीमत खत्म हो जाएगा। अब सोचो जिस कंपनी का लोग वैल्यू नहीं देगा, हाँ, तो कंपनी क्या करेगी, उसकी कीमत ही नहीं, वस्तु जो वस्तु मिलता था 10 रुपये में मिलेगा 1 रुपया, कोई पूछने नहीं जाएगा 10 रुपये में, बोला ये तो ऐसे ही मिल जाता है यहाँ पे, तो कीमत ही नहीं रहेगी। आगे है विश्व बाजार से क्या समझते हैं आप, विश्व बाजार दुनिया का बाजार, उस बाजार को कह रहे हैं जहाँ दुनिया के सभी देशों की वस्तुएं जो है हम उपलब्ध हो, लोग वहाँ से जाके खरीद सके, बेच सके, है ना। जैसे हमारे भारत में क्या है, मुंबई शहर जो है एक विश्व बाजार के रूप में माना जाता है। मुंबई शहर में कि दुनिया के हर एक दुनिया की लगभग बहुत सारे दुनिया की अलग अलग देशों की कंपनियां वहाँ पे हैं, है ना, मुंबई में, और हर एक देश की आपके सामान मिल जाएगा, वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा। तो विश्व बाजार के रूप में इसको बोला गया, विश्व बाजार, वर्ल्ड मार्केट बोला गया, है ना, वर्ल्ड मार्केट। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, समझ चुके, यही बात वही बात है। भूमंडलीकरण का अर्थ है कि राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, पूरा विश्व के स्तर पर सभी को जोड़ना, एक ऐसा व्यापार, या चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, है ना, इन सभी को लेकर के पूरे दुनिया को मिला करके अर्थव्यवस्था को मिलाना, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। ये जस्ट लाइक वैश्वीकरण भूमंडलीकरण एक ही डिफिनेशन बन जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है, बहुराष्ट्र कंपनी, अच्छा ये तो शायद इकोनॉमिक में था, बहुराष्ट्र कंपनी। देखिए सिंपल से है कि वैसी कंपनी जो अपना व्यापार अपने देशों में तो करे, इसके साथ साथ दूसरे देश में भी करे व्यापार, उसको बोलते हैं क्या, बहुराष्ट्र कंपनी। जैसे देखिए 1920 के बाद कंपनी में काफ़ी विकास हुआ, जैसे देखिए टाटा मोटर्स, टाटा, सैमसंग, डाबर, क्या है, बहुराष्ट्र कंपनी है। भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया, हाँ भाई ये देखो, ये बड़ा खतरनाक था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। क्या हुआ था, पहले पढ़ते हैं, लॉर्ड लिटन लाया था, कौन, लॉर्ड लिटन, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या था इसमें, देखा हम पढ़ लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय प्रेस को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया, मतलब बैन लगा दिया, भारतीय समाचार पत्रों को बैन लगाया। इसका उद्देश्य था देशी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाना, जो देशी भाषा में जो हो रहा ना, जो देशी भाषा में जो अखबार छप रहा उस पर अंकुश लगाना। अधिनियम के अनुसार भारतीय समाचार पत्र ऐसा कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकता है जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है गलत कोई भावना प्रकट करे, खिलाफ कुछ लिख दे। इस कानून द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण लगाया गया है। इस प्रतिबंध से बचने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने कड़ा विरोध किया। मतलब ये जो लाया था रॉलेट, क्या बोला गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो क्या हुआ था ना कि इसका मेन मकसद था जो भारत में जो पत्र बन रहा, जो भारत में समाचार छप रहा समाचार पत्र है, तो जो देशी भाषा में छप रहा ना उस पर कंट्रोल करने का था। कहना यह चाहता था कि हमारे खिलाफ कोई समाचार पत्र में कुछ नहीं छापेगा, है ना, तो उसके लिए फिर सजा के लिए बना दिया गया। तो लोगों ने बहुत विरोध किया, इसी के लिए याद किया ना आप लोग, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था, इसी से कानून से बचने के लिए, है ना। आगे है छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, पढ़िए भाई साहब। 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया तो अपने साथ चीन में प्रचलित हुआ वुड ब्लॉक छपाई ले चला। अरे भाई कौन, मार्को पोलो, पहले चीन में था, इटली पहुंचा तो अपने साथ ले चला आया छापा खाना उठा के, है ना, और वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेते आया। तकनीक सोच ले कैसे करना है। इससे हस्तलिखित पांडुलिपियों के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई तकनीक शुरू हो गया। मतलब पहले पांडुलिपि हुआ करता था, हाथ से लिखने का काम होता था, है ना। और जब छापा खाना लाया चीन से कहाँ लाया, चीन से इटली ले चलाया मार्को पोलो, है ना, और वहाँ से सीख लिया कैसे कैसे क्या करना है, ले चलाया। और यहाँ पे अब हस्तलिपि खत्म, पांडुलिपि खत्म, अब छापा खाना से लिखाना शुरू हो गया। इटली के से आरंभ होकर यह तकनीक यूरोप में पहुँच गया। तो समझे छापा खाना यूरोप कैसे पहुँचा, पहले इटली पहुँचा, मार्को पोलो के द्वारा पहले इटली पहुँचा, इटली में फैला, फिर पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि चीन तो यूरोप, हाँ ठीक है ना। आगे है पांडुलिपि, क्या है, अच्छा वही तो है, छापा खाना के पहले जब छापा खाना आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोग पहले कागज में थे, भोजपत्र, जैसे भोजन करते थे ना, आपको ये भी पता है, बड़े बड़े पत्ता जो होता है जिससे भोजन खाते हैं, तो भोजपत्र पे लिखा करते थे, है ना, कागज, और उससे बने कागज पर हाथ से सुंदर से लिखते थे। तो कागज का आविष्कार हो चुका था पहले,
प्रिंटिंग से पहले कागज़ का आविष्कार हो चुका था। प्रिंटिंग का तो आविष्कार बाद में हुआ था। तो कागज़ पे लिखा करते थे सुंदर हस्त राइटिंग से। और देखो अगर एक किताब को लिखा तो बहुत डिमांड बढ़ जाता था ना, किताब लिखा। अब होता क्या था ना, 20 आदमी एक गांव में एक किताब लाया, अरे किताब आया फलानवा के यहाँ, चलो सुनेंगे कहानी बैठ कर। एक तो बैठ गया किताब पढ़ के सुना रहा, एक राजा था तो ये क्या था, और सब बैठ के सुन रहा, जैसे कैसे सब देख के हॉल में बैठ के देखते हैं वैसे ही, है ना। एक किताब जब छपता था तब, अब जैसी मशीन आया तो अब सबके हाथ में किताब, सब जाके खरीद ले रहा। अब इतना हो गया कि किताब को कोई पूछवे नहीं करता है, पूछता है जी, हाँ इतना हो गया, अभी डिजिटल आ गया, तुरंत क्लिक करो, गूगल खोलो, सब खुल के फरे आ जाए, काहे को किताब कोई खरीदेगा। लेकिन किताब के जैसा गूगल नहीं काम कर सकता है ना। किताब को जैसा नॉलेज आपको नेट नहीं दे सकता। किताब ही है जो आपको जीवन प्रदान कर सकता। अभी भी अच्छे अभी भी बिलियर्ड्स जो लोग हैं, है ना, अब बड़े बड़े व्यक्ति जो बिजनेस अभी भी किताब पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किताब ही पढ़ करके वीडियो बनता है। हम जो इतनी बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके बोल रहे हैं, किताब को पढ़ करके ही तो बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा। जो भी आपको मिलता है किताब से ही, तो क्यों ना हम बेसिक को पकड़ें और इस बात को सीखें। तो फिर क्या हुआ, उसको सिलना पड़ता था, मोटा मोटा जिल्द बनाना पड़ता था, दिक्कत होता था, है ना। तो उसी को बोला गया पांडुलिपि, जो हाथ से बनाते थे, कागज में लिख लिख के किताब बनाते थे, उसको बोला गया पांडुलिपि। इसका उपयोग संस्कृत में, पाली, प्राकृतिक, क्षेत्रीय भाषा, अरबी, फारसी सब भाषा में हुआ था, इसका प्रयोग तैयार किया गया था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, आइए जानते हैं। गुटेनबर्ग का नियम जानते हैं। गुटेनबर्ग ने क्या किया था, गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन को, जो जैतून एक तेल का तिलहन है, जैतून का तिल होता है, ठीक है ना, तो जैतून से जब पेराता था ना मशीन, उस मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस विकास कर दिया। इस मशीन ने पेच की सहायता से, लंबा हैंडल लगा हुआ था, पेंच को घुमाकर प्लाटिन के गीले कागज दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला। इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था पे भी इस प्रकार के मुद्रण यंत्र का विकास हुआ। भाई साहब पहले बड़ा मुश्किल से होता था यार, है ना, प्रिंटिंग, सबका वर्ड छपा रहता था उस पर। अब क्या है, अब तो डायरेक्ट टप 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 आ गया, बन के आ गया। देखिए क्या बोलता है, भारत में स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका के पर प्रकाश डाले। ओ भाई तो प्रेस की भूमिका रहा कहा, लास्ट सवाल है जी, आखिरी सवाल है, प्रेस की भूमिका क्या है। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका प्रभावशाली रही। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। अब नहीं निभा रहा है, अभी नहीं निभा रहा है, ठीक है ना, पहले निभाता था, अभी प्रेस का कुछ भी अहमियत नहीं रहा है ना। टीवी पे देखिए तो सब उल्टा पुल्टा होता रहता है, कुछ नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, खेल कूद, मनोरंजन, सब कुछ दिखाता है ना। सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है, ये तो कुछ नहीं रखता है, नहीं रखता था बोलना चाहिए यहाँ पे, है ना, रखता था। तथा लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ है, बस है लेकिन अब कोई काम का नहीं है, के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो प्रेस है, जो मीडिया है, मीडिया को बोला गया प्रेस की क्या स्वतंत्रता। तब देखिए प्रेस का क्या स्वतंत्रता है कि कोई सामाजिक काम है, कोई आर्थिक काम है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधित कोई न्यूज़ को बताना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है कि सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना है। मीडिया का कंट्रोल सरकार पे, सरकारी कंट्रोल करे मीडिया को आजकल, है ना, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। तो ये प्रेस का स्वतंत्र था। सरकार अगर प्रेस अगर एक टाइट हो जाए तो सरकार भी टाइट हो जाएगी, है ना, और सरकार जो सही से ढंग से काम करेगी। और प्रेस ही सरकार के साथ मतलब मिल घुल जाएगी तो फिर देश ही बर्बाद हो जाएगा। अपना देश भी वही हाल हो रहा, अभी वही हाल चल रहा है फिलहाल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है भाई, है ना, प्रेस को बोलते हैं। खैर हमको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़े ताकि आप भी एक अच्छा पत्रकार बने, जर्नलिस्ट बने, अच्छा पत्रकार। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, है ना, जो कि रिटायरमेंट, जैसे रवीश कुमार, देखिए एग्जाम्पल, रवीश कुमार कितने अच्छे पत्रकार हैं। सरकार की बुराई को बुराई बोलता है ना, सरकार अच्छा करता तो अच्छा बोलता है, बुरा करता बुरा बोलता है। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार बुरा करे तो कान में तेल लेके बैठ जाता, अच्छा करे वाह 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 वाह, बुरा करे कान में तेल लेके बैठ जाता। तो ऐसे में देश ही बर्बाद होने का और कुछ नहीं होने का। फिलहाल मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, वीडियो क्लास करता हूँ, मेरा काम है बताना, बच्चों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आप लोग, हम लोग सब देश का भविष्य है भाई। नहीं जानेंगे आज आप, कल आप ही लोग जाकर के पत्रकार बनोगे, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फिलोसफर बनेगा, है ना, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो ये सब जानेगा तब तो आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा क्या है सही क्या है गलत। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन सवाल ऐसा था तो समझाना पड़ता भी ज़रूरी है ना। ओके
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।